हमने 2 सवाल कर लिए थे। चलें अब आए जरा सर क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले ना मैं छोटी सी डिस्कशन करने जा रहा हूँ, जरा बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। मुझे एक बात बताएं सर, मैंने एक सब्सिडी परचेज की, ठीक है जी। इस सब्सिडी के हैं लॉसेस, ठीक है जी। अज्यूम करो लॉसेज हैं से 1500 रुपए की, ठीक है। ये लॉसेज है, नहीं हो रहा ना ना आप उसको चौड़ा करना चाह रहे हो? हाँ, एक सेकंड मैंने निकाला। चले सर सब्सिडी के लॉसेज है 1500 रुपए की, ठीक है। अच्छा अज्यूम करो हमारी सब्सिडी का रेट है, टैक्स रेट है 30%, ठीक है जी, या से 40%, ठीक है। अच्छा पेरेंट ने इसको किया अक्वायर। अब पेरेंट ने जब अक्वायर किया ना, तो पेरेंट का टैक्स रेट है से 30%, ठीक है। अक्वायर होने से पहले देखिए सब्सिडी के जो टैक्स लॉसेज हैं, सीधी सी बात है उसकी कुछ लाइफ होगी। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद वो लॉसेस लैप्स हो जाएंगे। सब्सिडरी को लगता है कि सर इन लॉसेस से सिर्फ 500 रुपए के लॉसेज ऐसे हैं जिसको वो यूटिलाइज कर सकेगा, जिसके ऊपर उसको डेबिट टैक्स बुक करना चाहिए। कौन सा डेबिट टैक्स? एसेट या लायबिलिटी? हाँ भाई, लॉसेज आगे जाके हमारा टैक्स सेव करवाएंगे या बढ़वाएंगे? जी एसेट होना चाहिए सर। तो सब्सिडरी ने इसमें से डेबिट टैक्स एसेट ऑलरेडी बुक किया हुआ कितने का? 200 रुपए का। मुझे पता है इसमें से कितने लॉसेज ऐसे हैं जो अनयूटिलाइज्ड है, जो यूटिलाइज नहीं है, अनयूटिलाइज्ड है, 1000 के। क्या सब्सिडी 1000 रुपए के लॉसेस को यूटिलाइज कर सकती है? नहीं कर पा रही है। तो सब्सिडी को क्या करना चाहिए? सब्सिडी को क्या करना चाहिए सर? सब्सिडी को क्या करना चाहिए सर? इन लॉसेस के ऊपर डेबिट टैक्स बुक करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो, नहीं करना चाहिए। अब बताओ पेरेंट ने इसको अक्वायर कर लिया। पेरेंट ने जब अक्वायर कर लिया मेरे बच्चों, तो पेरेंट के एफबीआर के पास, एफबीआर को कहा भाई मैं इस एंटिटी को अक्वायर किया है और मैं चाहता हूं कि इस एंटिटी के जो लॉसेज हैं उसको मैं यूटिलाइज कर लूं। एफबीआर ने अलाउ कर दिया, एफबीआर ने अलाउ कर दिया, बिल्कुल सही कह रहे हो सुमेर, बिल्कुल। एफबीआर ने अलाउ किया, एफबीआर ने कहा ठीक है आप 1000 रुपए में से जो यूटिलाइज करना चाहें कर लें। अच्छा इन 1000 रुपयों की लाइफ इतनी थोड़ी है कि पेरेंट भी इसमें से सिर्फ 300 रुपए के लॉसेज यूटिलाइज कर पाएगा। कितने के? 300 रुपए की लॉसेज यूटिलाइज कर पाएगा। अब बताओ पेरेंट अगर लॉसेज यूटिलाइज कर पाएगा तो पेरेंट का टैक्स रेट क्या है? व्हाट इज द टैक्स रेट ऑफ पेरेंट? कितना जी? 30%। तो बताओ पेरेंट इस पर 30% के हिसाब से डेबिट टैक्स बुक कर लेगा कितने का? 90 का। मुझे बताओ ग्रुप में कितने रुपए का डेफर्ड टैक्स अपीयर हो रहा होगा ग्रुप अकाउंट्स में? 290 का। बाकी कितने लॉसेज रह गए जो यूटिलाइज नहीं हो पाए? बाकी कितने लॉसेज रह गए जो यूटिलाइज नहीं हो पाए? 700 रुपए के। सर उस पर कोई डेफर्ड टैक्स बुक नहीं होगा, उस पर कोई डेफर्ड टैक्स बुक नहीं होगा। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। वो लैप्स होने देंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते उसका। ना पेरेंट, ना उसको पेरेंट यूटिलाइज कर सकता है, ना सब्सिडी यूटिलाइज कर सकती है। ऐसा है, बड़े स्टेप आगे हम वो लैप्स हो जाएंगी। लॉसेस सब्सिडी के बेटा कौन अपने टैक्स रिटर्न में उसको क्लेम करेगा? शामिर, अपने टैक्स रिटर्न में कौन क्लेम करेगा? जो लॉसेस पेरेंट यूटिलाइज कर रहा है वो पेरेंट अपने टैक्स रिटर्न में क्लेम करेगा, ठीक है ना। जब पेरेंट अपने टैक्स रिटर्न में क्लेम करेगा तो पेरेंट ये तो नहीं करेगा कि अपनी ओरिजिनल इनकम को वो 30% पे टैक्स दे रहा है और जो लॉसेस उस पर 40% पे रिलीफ ले। ये तो नहीं हो सकता ना। तो जो भी बंदा इसको क्लेम करेगा, ठीक है जी, यूटिलाइज करेगा, वो अपने हिसाब से टैक्स रेट रखेगा, ठीक है जी। हाँ जी बेटा, लॉसेस के लिए सब्सिडी को पे नहीं करेगा मैं, वो कंसिडरेशन ऑलरेडी एक्वायर करते वक्त पे कर चुका है जी। बड़े हम आगे आए जरा सर। गुडविल कितनी है? 57,000, 70,000, 22,000, 61,000। वेरी गुड, सही जा रहे हो तुम लोग। मुझे बताओ सर, सबसे पहले मेरे पास, मैं वर्किंग कर लेता हूँ सर डेफर्ड टैक्स की। मुझे बताएं सबसे पहले मेरे पास नेट एसेट्स हैं अपने कितने? 1,25,000। इनकी टैक्स बेस भी कितनी है?
1,25,000, डिफरेंस कोई नहीं है इस पे। डन। कस्टमर लिस्ट कितने का जी? 16,000। टैक्स बेस 0, टैक्सेबल डिफरेंस 16,000 का। डेवलपमेंट कॉस्ट कितने की? 42,000। टैक्स बेस 0, 42,000 का डिफरेंस। डन। फिर कंटिंजेंट लायबिलिटी कितने की? 4200 की। डिडक्टेबल डिफरेंस। फिर मुझे बताएं ये नेट करने क्या आ रहा है? ये नेट करने क्या आ रहा है? 53,800 पक्का? बताएं इस पे डेफर्ड टैक्स एसेट कितना बनता है, बताओ। 40% क्या आता है देखो जरा। 21,520। रुको 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 2 मिनट बेटा, भागना नहीं। अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास लॉसेस लॉसेस लॉसेस, तो खुदा के बंदो फेयर वैल्यू लेंगे, नशइयों चर्चियों फेयर वैल्यू लेंगे, ये नहीं लेंगे। 100 दफा इससे पिछले वाले सवाल में भी किया ये। हाँ जी, मुझे बताएं मेरे पास डेबिट टैक्स लायबिलिटी आ गई, एसेट तो नहीं है ना, डेबिट टैक्स लायबिलिटी है ना ये सर। फिर अब बताओ मिदत बाजी, कंसोलिडेशन पड़े हुए 300 साल हो चुके हैं आपको, और मैं बार बार उसके अंदर, आकाश ने भी बताया होगा, कंटेंजेंट लायबिलिटी डे 1 पे फेयर वैल्यू पे जाती है, सारे एसेट्स फेयर वैल्यू पे जाते हैं, ठीक है जी, सारी लायबिलिटीज फेयर वैल्यू पे जाती है, ठीक है। हम दोबारा नमाज उस पे जाते हैं, हज के अरकान पे जाते हैं, फिर कहते हैं यार वो नमाज पढ़ना जो है वो फिर भूल गए, कुल हुवल्लाहु भूल गए बार बार, तो थोड़ा सा यार टाइम वेस्ट होता है इसमें, और कुछ नहीं है। जी जनाब, डेबिट टैक्स लायबिलिटी आ गई है। अब बताओ सर मेरे पास इसके बाद सर लॉसेस यूटिलाइज हुए हैं, उसके ऊपर भी हमने डेफर्ड टैक्स बुक करने हैं, सही। यूटिलाइजेशन ऑफ लॉसेस, इसको मैं अलग से इसलिए डाल रहा हूँ कि इसके अगेंस्ट कोई नेट एसेट्स नहीं है ना, बाय पेरेंट या बाय सब्सिडरी और बाय पेरेंट। सब्सिडरी कितनी है मेरे बच्चों? 12,000, और पेरेंट, सॉरी पेरेंट की तरफ से कितना है? 12,000, और सब्सिडरी की तरफ से कितना है? 14,000। रेट कितना है सर दोनों का? सर सब्सिडरी का 40% और इसका 30%। बताएं कितना आ रहा है सर ये दोनों मिला के? जी 9,200, टोटल 9,200 बनता है पक्का? अब बताओ ये मेरे पास डेफर्ड टैक्स एसेट है, नेट करें इन दोनों को, बताएं मेरे पास नेट डेफर्ड टैक्स एसेट आ रहा है, लायबिलिटी आ रही है जी। कितना आ रहा है बताओ? नेट नेट इन दोनों को नेट करके कितना आ रहा है? 12,320। ऐसा नहीं यूटिलाइज होगा ना, यही तो अभी हमने नसीम को 20 मिनट डिस्कशन किया, जो लॉस यूटिलाइज नहीं हो पाया वो लैप्स हो जाएगा, उसको हम इग्नोर कर देंगे। अनस दोबारा देख लो, मुझे बताओ जो एसेट सब्सिडरी के पास हैं, ये एसेट सारे किसके पास पड़े हुए हैं? अनस तुम लगता है पहली क्लास में नहीं थे इसमें, नहीं थे ना? सब्सिडी के पास पड़े, तो वही इसको यूटिलाइज करेगा, टैक्स रेट उसी का इस्तेमाल होगा, सही है। यानी जो एसेट जिसके पास पड़ा है वही उसको यूटिलाइज करेगा, टैक्स रेट भी उसी का इस्तेमाल होगा। क्लियर? बड़े स्टेप। अब बताओ मैं गुडविल निकालने जाऊं, कंसिडरेशन कितने की बेटा? 2,24,000 की। नेट एसेट्स एक्सक्लूडिंग, नेट एसेट्स एक्सक्लूडिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितने भाई? नेट एसेट्स ये रहा, ऐड अप करो। कितना कितना बेटा? 178, 178,800 पक्का? अब बनाए सर मेरे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी सर इसको जरा ऐसे करके बना लूं, ये नेट एसेट्स आ गए,
बताएं इसमें से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हटाऊं कितने की? 12,300। ये नेट एसेट्स को कम कर देगी, कितना रह जाएगा? 166,480। नेक्स्ट करें, बताएं गुडविल कितनी आ रही है? 57,520। पक्का? सर कल हमने IFRS 2 के साथ जो है वो डेफर्ड टैक्स को देखा था, याद आ रहा है? याद आ रहा है मेरे बच्चों? अब हम दोबारा आते हैं सर अपने कंसोलिडेशन वाले एस्पेक्ट पे। ठीक है जी, डेफर्ड टैक्स कंसोलिडेशन पे दोबारा आते हैं। तैयार हो बेटा? अच्छा चलो कर लो। चलो सबसे पहले सर आज हम उसी को कवर करेंगे सर। ऐसे ही है, बस वही था बेटा, अभी वही था, अभी वही था। तो मैं एक पर्टिकुलर सवाल तक आपको लाना चाहता हूँ, और फिर उसके बाद जो है वो हम एक मतलब उसको और देखेंगे कैश सेटल्ड ट्रांजैक्शंस के साथ। ठीक है सर, डेबिट टैक्स ऑन बिजनेस कॉम्बिनेशन में हम दोबारा आते हैं सर। मुझे एक बात ये बताएं, अगर मैं आपसे कहूं, गौर से देखना सर, जिस सब्सिडरी को आप खरीद रहे हो ना, गौर से देखना मेरे बच्चों, उस सब्सिडरी ने हो सकता है ऑलरेडी डेफर्ड टैक्स रिकॉग्नाइज किया हो अपनी बुक्स में। ये भी हो सकता है कि नो डेफर्ड टैक्स इज रिकॉग्नाइज, यानी मैं जिस सब्सिडरी को खरीद रहा हूं, ठीक है जी, उस सब्सिडरी ने मे भी डेफर्ड टैक्स क्रिएट किया हो अपनी बुक्स में, और मे भी क्रिएट ना किया हो। अब मुझे एक बात बताएं, अगर क्रिएट किया हो तो मुझे क्या करना है, और ना क्रिएट किया हो तो मुझे क्या करना है? ठीक है जी, मैं दोनों ट्रीटमेंट आपको सिखाऊंगा, लेकिन उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सली एक ही ट्रीटमेंट अच्छी है, वही समझ लो, वही हर जगह कर दिया करो। ठीक है जी, मैं अज्यूम कर रहा हूं सर नो डेफर्ड टैक्स इज रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है जी, एक छोटा सा एग्जांपल लो। अज्यूम करो सर मैंने एक सब्सिडरी खरीदी, उसमें पीपी है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। ठीक है जी, उसके अंदर सर मेरे पास करंट एसेट्स है, अदर करंट एसेट्स आप कह लो। ठीक है जी, उसके बाद सर मेरे पास करंट लायबिलिटीज हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशंस हैं IAS 19 की। ठीक है जी, और मेरे पास सर मिसाल के तौर पे, चलो यही है, मुझे पता है पीपी है मेरे पास 1,000 रुपए का, ये इसकी कैरिंग अमाउंट है सब्सिडरी की बुक्स की। ठीक है जी, सब्सिडरी की बुक्स की कैरिंग अमाउंट है। ठीक है जी, सब्सिडी की बुक्स की कैरिंग अमाउंट है 1,000। सर भेज दो भेज दो भेज दो। देखिए ये है सब्सिडी की बुक्स, मुझे बताएं सब्सिडी की बुक्स में नेट एसेट्स कितने आ रहे हैं? सब्सिडी की बुक्स में नेट एसेट्स कितने आ रहे हैं बेटा? नेट एसेट्स कितने आ रहे हैं? बात सही हो गया बेटा, सही हो गया। टाइम नहीं खराब चल रहा है, असल में टाइम ऊपर नीचे हो जाता है ना। चलो जी जी, बताएं क्या आ रहा है सर? ये आ रहा है 950। अब अज्यूम करें इन्हीं एसेट्स की फेयर वैल्यू मिसाल के तौर पर है 1200, 250, करंट एसेट्स 600 की हैं, करंट लायबिलिटीज 800 की हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशन की फेयर वैल्यू है 90। मुझे बताएं कितना आ रहा है? शामिर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कहा मैं एक सब्सिडरी ली है मैंने, उसकी बुक्स में नेट एसेट्स ये आ रहे हैं, उनकी फेयर वैल्यू ये देखो कितना आ रही है, 1340। अच्छा इनका जो टैक्स बेस है और तो सुनना सर, इसका टैक्स बेस है 700, इसका टैक्स बेस है 100,
200 से इसका टैक्स बेस है 150। सर इसका टैक्स बेस 600 है, इसका टैक्स बेस 800 है, इसका टैक्स बेस नील है। ऐसा। अब गौर से सुनो, गौर से गौर से 1160 है, तुम लोग नहीं बताया बेटा मुझे, मैं तो गरीब आदमी हूँ। अब सुनो, 2 मिनट के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इस सब्सिडरी ने कभी भी डेफर टैक्स रिकॉर्ड नहीं किया, कभी भी डेफर टैक्स रिकॉर्ड नहीं किया। ये अपने नेट एसेट्स बगैर डेफर टैक्स की कैरी करती आ रही है। मे बी ये कोई छोटी एसएमई कंपनी हो, उसको फील ही नहीं हुआ कि डेफर टैक्स बुक करना है, ठीक है जी, नहीं बुक किया, गलती हो मे भी इसकी। अब बताओ जब मैं कंसोलिडेशन करूंगा तो मैं सारे एसेट्स को किस वैल्यू पे लूंगा बताओ। अगर मैं कंसोलिडेशन करूंगा कंसोलिडेट बुक्स में सारे एसेट्स को किस वैल्यू पे लूंगा बताओ सर, सारे एसेट्स को किस वैल्यू पे लूंगा जी। जी जनाब, किस वैल्यू पे लूंगा, फेयर वैल्यू के ऊपर। तो मुझे बताओ जब मैं फेयर वैल्यू पे लूंगा, यानी कंसोलिडेटेड बुक्स, बताएं मैं डेफर टैक्स की वर्किंग कर रहा हूं, बताएं मुझे एक बात बताएं, मेरे पास एसेट लायबिलिटीज कौन कौन सी हैं। फेयर वैल्यू ही ग्रुप का कैरिंग अमाउंट होगा। मेरे बच्चों मुझे एक चीज ये बताओ, मेरे पास एसेट और लायबिलिटी है कौन कौन सी। पीपी है, फिर इन्वेस्टमेंट है, फिर सर करंट एसेट्स हैं, करंट लायबिलिटीज हैं, और मेरे पास रिटायरमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशन है। सर मेरे पास जो फेयर वैल्यू है वो है 1200, 250, 1200, 250, फिर 600, 800, 600, 800 और 90। सर मेरे पास डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे बच्चों मेरे पास। पहला डिफरेंस सर, अच्छा मेरे पास तो ये लिखा है ना, टैक्स बेस कहाँ लिखा है अभी तक यार, 700, 150, 600, 700, 150, 600, 800, 0। हाँ अब बताओ मेरे पास डिफरेंस कितना आ रहा है सर, डिफरेंस डिफरेंस कितना आ रहा है 500, फिर 100। टैक्सेबल डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। डिडक्टेबल डिफरेंस कितने का, डिडक्टेबल डिफरेंस कितने का सर 90 का। मुझे बताओ मेरे पास नेट डिफरेंस कितना आ रहा है, नेट 510 का टैक्सेबल डिफरेंस है सर। टैक्सेबल डिफरेंस टोटल बता, टैक्सेबल डिफरेंस पे मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक करूं, अज्यूम करो कि 40% का रेट है, कितना कितना बेटा कितना कितना सर 204। ऐसा। अब गौर तो सुनो, गौर सुनो, गौर सुनो, क्या ये डेफर्ड टैक्स पहली दफा रिकॉर्ड होने जा रहा है, क्या ये डेफर्ड टैक्स पहली दफा रिकॉर्ड होने जा रहा है, क्या ये डेफर्ड टैक्स पहली दफा रिकॉर्ड होने जा रहा है, क्या पूरे 204 से डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड करूं, क्या पूरे 204 से डेबिट टैक्स रिकॉर्ड करूं, क्या डेबिट टैक्स का कोई ओपनिंग बैलेंस है, नहीं कोई नहीं, पूरे 204 से आपको डेबिट टैक्स रिकॉर्ड करना है। बताओ अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों मेरे पास नेट एसेट्स हैं कितने, एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग डेबिट टैक्स लायबिलिटी कितने, 1140। अब अज्यूम करो हमने इस सब्सिडी को खरीदने के लिए से 1400 रुपए पे किए, कंसिडरेशन हमने कितनी दी है 1400 रुपए की। तो मुझे बताओ सर अगर मैं आपसे पूछूं गुडविल निकालनी है, बताओ कैसे निकालें गुडविल। कंसिडरेशन 1400, नेट एसेट्स 1140 एक्सक्लूडिंग डेबिट टैक्स लायबिलिटी, डेबिट टैक्स लायबिलिटी 204 रुपए की, नेट एसेट्स को कम कर देगी 1160। यार जो बताओगे मैं वो लिखूंगा ना, तुम लोग 36 तुम लोग तो फिर के क्लास में जी। जी मेरा भाई, अब देखो मैंने कहा इन दोनों को नेट करो, एक ने कहा 464, ये तो नेट होके कितना आएगा
956। अच्छा, ऐसे तुमने गुडविल बता दी 464। मेरा सवाल ये कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो आपने बुक की है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो तुमने बुक की है 204 रुपए की, ये क्या पूरे का पूरा इसी पीरियड में चार्ज होगा? मतलब ये इसी पीरियड में रिकॉर्ड होगा, इसी पीरियड में रिकॉर्ड होगा, ऐसा ऐसे ये ना, इसी पीरियड में रिकॉर्ड होगा? यस सर। ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमारी 0 थी। हाँ सर, व्हाट इफ के सब्सिडरी ने ऑलरेडी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक की हुई हो, तो फिर हम क्या करेंगे? इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, ये पहले आपको कॉपी करना पड़ेगा। इसी एग्जांपल में मैं अज्यूम करूंगा कि सब्सिडरी ने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड की है, ये गुडविल है, गुडविल। मेरे बच्चे भी मेरा मजाक उड़ा रहे थे, नहीं बोलते पापा तोतला तोतला सेठ है कोई। ये डेफर्ड टैक्स विद कंसोलिडेशन ही चल रहा है बेटा। शुरू से करना कॉपी। 444 है गुडविल। तो यार हाँ जी, अब आओ जरा सर, व्हाट इफ के सब्सिडरी ने ऑलरेडी डेबिट टैक्स बुक किया हुआ है, तो सब्सिडरी ने डेबिट टैक्स बुक किया होता अगर, तो कैसे बुक करती? डेफर्ड टैक्स ऑलरेडी recognized in subsidiary books। सर कैसे रिकॉग्नाइज होता ऑलरेडी? देखो सब्सिडी की बुक्स में ये कैरिंग अमाउंट आ रही होती, ये कैरिंग अमाउंट आ रही होती, ऐसा आ रही होती। मैं पूरा टेबल नीचे लेके जा रहा हूं। सर मुझे एक बात बताएं, सब्सिडी की बुक्स में कैरिंग अमाउंट आ रहा होता, आ रहा होता, आ रहा होता कि नहीं? इस कैरिंग अमाउंट के हिसाब से उसने डेबिट टैक्स बुक किया होता कि नहीं है? बुक किया होता कि नहीं? मेरा एक सवाल है, बताओ कितने रुपए का डेबिट टैक्स उसने बुक किया होता अगर वो अपने हिसाब से चल रही होती बिफोर कंसोलिडेशन, बिफोर ग्रुप अकाउंटिंग? जी क्या चल रहा होता, क्या हिसाब किताब चल रहा होता? जी सर उसके पास डिफरेंस आ रहा होता कितने का? 300 रुपए का डिफरेंस आ रहा होता, कितने का? 50 रुपए का। तो ये भी कितने का? 50 रुपए का। नेट डिफरेंस उस पर कितने का आ रहा होता? नेट डिफरेंस कितने का? नेट 300 रुपए। नेट डिफरेंस के ऊपर हमने क्या बुक करनी है? डेबिट टैक्स लायबिलिटी। लगाओ जाए डेबिट टैक्स लायबिलिटी सर 40%, कितना जी? 120, ऐसा। अब बताया अगर मैं डेबिट टैक्स लायबिलिटी 120 रुपए की लगाता हूँ, गौर तो सुनना, इसका मतलब 120 रुपए की डेबिट टैक्स लायबिलिटी ऑलरेडी रिकॉर्डेड थी जब हमने इसको खरीदा, जब हमने इसको खरीदा ना, गौर से सुनो। अब मैं कह रहा हूं जनाब, इन कंसोलिडेटेड बुक्स, मुझे एक बात बताएं, आपने पिछले केस में एक चीज देखी कि आपने जब डेफर्ड टैक्स बुक किया तो आपने फेयर वैल्यू और टैक्स बेस का डिफरेंस लिया, ऐसा ऐसा। सब्सिडरी ने अपना जो डेफर्ड टैक्स बुक किया हुआ है वो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के डिफरेंस पे डेफर्ड टैक्स बुक किया हुआ है। जी सर। तो सर सब्सिडी ने डेफर्ड टैक्स बुक किया हुआ कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस के डिफरेंस पे। अब मुझे बता, जब पेरेंट ने इसको खरीदा तो इसकी बुक्स में ऑलरेडी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ रही है। अब क्या पेरेंट भी फेयर वैल्यू और टैक्स बेस का डिफरेंस ले? हैं, फेयर वैल्यू टैक्स बेस का डिफरेंस ले। मुझे जरा पीपी का बताओ, पीपी की फेयर वैल्यू कितनी है? पीपी की फेयर वैल्यू, पीपी की फेयर वैल्यू कितनी है? फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू 1200, 1200। पीपी का कैरिंग अमाउंट कितना है?
1000। पीपी की टैक्स बेस कितनी है? 600, 600, 700, 700। मुझे एक बात बताओ, सब्सिडरी ने कहां से कहां तक का डेफर्ड टैक्स बुक कर लिया? सब्सिडरी ने यहां से यहां तक का डेफर्ड टैक्स बुक कर लिया, ऐसा? डेफर्ड टैक्स बाय सब्सिडरी, ऐसा? सर जब अगर सब्सिडरी ने डेफर्ड टैक्स बुक नहीं किया होता तो पेरेंट यहां से लेके यहां तक का डेफर्ड टैक्स बुक करती। अब बताओ, अगर ऑलरेडी सब्सिडरी ने ये पार्ट बुक कर लिया है तो ग्रुप को सिर्फ कौन सा पार्ट बुक करना चाहिए डेफर्ड टैक्स के लिए? ग्रुप को सिर्फ कौन सा पार्ट बुक करना चाहिए डेफर्ड टैक्स के लिए? ग्रुप को सिर्फ किन दो चीजों का डिफरेंस लेकर डेफर्ड टैक्स बुक करना चाहिए? जी सर, ग्रुप को सिर्फ इन दो चीजों का डिफरेंस लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस पे ऑलरेडी डेफर्ड टैक्स रिकॉर्डेड है। ठीक है जी। अब फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट का जो डिफरेंस है ये एडिशनल डिफरेंस है। ठीक है जी। अब हम क्या करें सर, यहाँ दो कॉलम बनाएं, किसके? यहाँ दो कॉलम बनाएं, किसके सर? गौर से देखिएगा दोस्त, कौन से दो कॉलम बनाएं? सर हम लें फेयर वैल्यू, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। नीचे लाएं इसको। ठीक है जी। इसको तो पहले गायब करें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं सर, कितने रुपए का नया डिफरेंस आ रहा है? न्यू डिफरेंस ड्यू टू कंसोलिडेशन, न्यू डिफरेंस ड्यू टू कंसोलिडेशन। और ऑब्वियसली नसीम अपने बुक्स में तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस के डिफरेंस पे डेफर्ड टैक्स बुक करेगा ना, और किस तरह बुक करेगा? जी मुझे बताएं, न्यू डिफरेंस 200, न्यू डिफरेंस 50, नील नील, न्यू डिफरेंस 40। मुझे बताएं न्यू डिफरेंस टोटल, टोटल न्यू डिफरेंस टोटल 210। लगाओ रेट इस पे 40% का, कितना? 84, ऐसा? तो बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रुप में जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगी वो कैसे आएगी? ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड बाय सब्सिडरी, कितने की थी? 120 की। और ग्रुप अकाउंट्स में फर्दर रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी कितने की? 84 की। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 204, ऐसा? अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये वही 204 का अमाउंट है जो ऊपर आपको मिला था? इसका मतलब ये कि सर अगर सब्सिडी ने ऑलरेडी डेफर्ड टैक्स बुक किया हुआ है तो आपको सिर्फ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू के डिफरेंस में फर्दर डेफर्ड टैक्स बुक करना है। लेकिन अगर सब्सिडी ने डेफर्ड टैक्स बुक नहीं किया हुआ तो फिर आप सर सीधा फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू टैक्स बेस का डिफरेंस ले लें। अब बताएं मैं पेपर में क्या करूं, एग्जाम में क्या करूं? आप भाई एग्जाम में फर्स्ट अप्रोच यूज करिएगा। आप ये अज्यूम कीजिएगा कि सब्सिडी ने डेफर्ड टैक्स बुक नहीं किया हुआ, ठीक है? आप डायरेक्ट डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर लें ऐसे, ठीक है जी। और सर अगर सवाल में डेफर्ड टैक्स दिया हो तो इसमें से ओपनिंग बैलेंस माइनस कर लेना, आपको फर्दर डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है जी। आप हमेशा पहला तरीका अडॉप्ट किया करो, पहला तरीका अडॉप्ट करो, ठीक है जी। ऐसा है? अब ये कॉपी करो सर, शाबाश। अब मैं आपको दे रहा हूँ बड़ा तगड़ा किस्म का सवाल, जरा मुझे हिसाब किताब निकाल के देना, दोनों तरीके से डेफर्ड टैक्स निकाल के देना। गुडविल टोटल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी से निकलेगी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल सेम गुडविल निकलेगी। आओ जरा, मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, आपने मुझे सॉल्व करके देना, सही? दूं या थोड़ी सी और चीजें पढ़ा दूं फिर दूं? दो चीजों सवाल में और नहीं है, मैं चाह रहा हूँ पहले पढ़ा दूं। चलो मुझे एक चीज ये बताओ, डेफर्ड टैक्स ऑन अनरियलाइज्ड
ये किताब तकरीबन 264 सफ़हात पर मुश्तमिल है और इसकी मार्केट। हाँ जी सर, अनरियलाइज प्रॉफिट वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है कायनात, वो एक अलग बात, वो एक अलग बात है, ठीक है ना, वो एक अलग बात है बेटा। उस पर पेरेंट का रेट अप्लाई होता है जब वो लॉसेस है तो यूटिलाइज करेगा पेरेंट, अदरवाइज नहीं, ठीक है। आ जाओ जी, मुझे एक बात बताओ, पेरेंट ने सब्सिडरी को सेल की 4 लाख रुपए की, ठीक है जी, इस पे जीपी था 20% ऑफ सेल्स। सब्सिडरी के पास क्लोजिंग स्टॉक में 2.5 लाख रुपए का सामान मौजूद है। मुझे बताओ क्या सब्सिडी का क्लोजिंग स्टॉक 2.5 लाख रिपोर्ट होगा या कम किया जाएगा? सब्सिडी का क्लोजिंग स्टॉक 2.5 लाख रिपोर्ट होगा या कम किया जाएगा? जी जी मेरे बच्चों, कितना? सर इस 2.5 लाख रुपए में से अनरियलाइज प्रॉफिट निकलेगा, ऐसा? और तो सुनना, और सुनो सर, करंटली ये सब्सिडी के बुक्स में आ रहा है 2.5 लाख पे, ठीक है, लेकिन ग्रुप अकाउंट्स के लिए हम इसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट निकालेंगे 20%, 50,000 रुपए, ये रिमूव कर देंगे। ऐसा ग्रुप अकाउंट्स में ये कितने पे रिपोर्ट हो रहा होगा? 2 लाख पे। तो मेरा एक सवाल है सर, पेरेंट ने जब ये गुड्स बेची होंगी सब्सिडरी को, तो क्या पेरेंट ने इस पे इनकम बुक की होगी अपनी बुक्स में, इंडिविजुअल बुक्स में? इनकम बुक की होगी इंडिविजुअल बुक्स में, बिल्कुल की होगी। इनकम बुक की होगी तो उस पर टैक्स भी दिया होगा इंडिविजुअल बुक्स में। इनकम बुक की होगी तो टैक्स भी दिया होगा इंडिविजुअल बुक्स में, ऐसा? क्या ये ग्रुप के हिसाब से सेल्स है? क्या ये ग्रुप के हिसाब से सेल्स है? नहीं है ग्रुप के हिसाब से सेल्स, ये ग्रुप के हिसाब से सेल्स नहीं है। मेरा सवाल है तुमसे सर, गौर से सुनना, मेरा सवाल तुमसे यह है कि ग्रुप अकाउंट्स के अंदर इसकी कैरिंग अमाउंट आएगी 2 लाख, लेकिन टैक्स वाले की नजर में इसकी टैक्स बेस है 2.5 लाख, यानी वो कैरिंग अमाउंट जो सब्सिडरी के अपने बुक्स में मौजूद है, ऐसा? वो कैरिंग अमाउंट जो सब्सिडरी के अपनी बुक्स में मौजूद है, ऐसा? सर ग्रुप अकाउंट्स के लिए हमने उसको कट टू साइज कर दिया था, उसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकाल दिया, लेकिन भाई टैक्स वाले की नजर में, टैक्स वाले की नजर में, टैक्स वाले की नजर में सब्सिडरी की बुक्स में ये 2 लाख रुपए का एसेट नहीं है, बल्कि 2.5 लाख रुपए का एसेट है, ऐसा है? ऐसा है? मुझे बताओ, इंडिविजुअल बुक्स की बात करो, 2 मिनट के लिए कंसोलिडेशन को छोड़ दो, क्या सब्सिडरी के बुक्स में एसेट 2.5 लाख रुपए का आ रहा होगा? जब सब्सिडरी अपने इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाएगी 2.5 लाख पे आएगा? आएगा? तो इसका मतलब है सर एफबीआर की नजर में इस एसेट की वैल्यू कितनी है? 2.5 लाख, ऐसा? लेकिन सर कंसोल्ड बुक्स में हम इसको 2.5 लाख का नहीं दिखाएंगे, बल्कि कितने का दिखाएंगे? 2 लाख का, क्योंकि इसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हटा देंगे हम, ऐसा है? ऐसा? अब मुझे एक बात बताएं, आपको नहीं लगता कि एक डिडक्टेबल डिफरेंस क्रिएट हो गया कितने का? 50,000 रुपए का, ऐसा? आपको नहीं लगता है डिडक्टेबल डिफरेंस पे डेबिट टैक्स एसेट बुक होना चाहिए, ऐसा? किसके रेट के हिसाब से, पेरेंट या सब्सिडरी? पेरेंट या सब्सिडरी? देखो याद रखो, स्टॉक किसके पास पड़ा है? पहले सब्सिडी नहीं, स्टॉक किसके पास पड़ा है? फिर रिपीट कर रहा हूं, स्टॉक किसके पास पड़ा है? पेरेंट तो बेच दिया सब्सिडरी को, स्टॉक किसके पास पड़ा है? उसका रेट इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो बंदा इस चीज पर कुदरत रखता है कि कल इसको बेचे और गेन कमाए। तो बता किसके रेट से हम इस पर डेबिट टैक्स बुक करेंगे? शुरू में जब हमने कंसोलिडेशन की, किसके रेट पे डेबिट टैक्स बुक किया? सब्सिडी के। क्यों? क्योंकि सारे एसेट सब्सिडी के पास मौजूद थे। मुझे बता, आपको नहीं लगता ये सारे, ये जो इन्वेंट्री इस वक्त पेरेंट ने सब्सिडी को बेची है, ये करंटली सब्सिडी के पास मौजूद है, तो डेबिट टैक्स एसेट सब्सिडी के रेट से बनेगा? किस रेट से? याद रखना बेटा, अनरियलाइज गेन पे हमेशा डेबिट टैक्स एसेट बुक होता है, और वो बुक होता है उस बंदे के रेट पे जिस बंदे की बुक्स में इन्वेंट्री आ रही है, ऐसा है? ये कॉपी करो सर, शाबाश। शाबाश जी। टैक्स रेट लिख लो, पेरेंट
हाँ जी, हो गया। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ सर, पेरेंट सब्सिडी के पास कितनी इन्वेंट्री ऐसी पड़ी है जिसपे इशू है? 20,000 रुपए की, ठीक है जी। ये सर उसकी कैरिंग अमाउंट है। सर इसका टैक्स बेस कितना है? सर इसका टैक्स बेस है। कैरिंग अमाउंट कितना है सर? सर 20,000 में से 20% निकाल दें, 16,000। सर मेरे पास 4,000 रुपए का डिफरेंस आएगा। इस 4,000 रुपए में मैं लगा रहा हूँ 30 कितना परसेंट हमारे पास सब्सिडी? 40% का रेट है। कितना जी? 1,600 रुपए का डेफर टैक्स, ऐसा यही है। दूसरे वाले को देखें जरा सर, 14,000 रुपए का अमाउंट है। इसका कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस तो है 14,000। फिर तो धोना पड़ेगा, ऐसे ही शुरू करो। 20% कटवा तो ये चलाएं। हाँ जी सर, मेरे पास कैरिंग अमाउंट कितना है सर? 14,000 में से 15% निकाल दे दो, कितना? देखो इस सेल्स के ऊपर हम पहले से टैक्स दे चुके हैं, ग्रुप के हिसाब से सेल्स नहीं है, ठीक है ना। तो हम सेल्स पे टैक्स पहले से दे चुके हैं, ठीक है। और उस टैक्स के इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम डेबिट टैक्स एसेट बना रहे हैं। बनाया कितना आ रहा है सर? कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है? 85%, 11,900। डिफरेंस कितना बताएं सर? डिफरेंस कितना है? ₹2100। दानियाल कहाँ नंबर्स वाले आ रहे हैं? 30%, 430, ऐसा। कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ ना। देखो मुझे एक चीज ये बताओ, मेरे पास मैं एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ जिसमें मेरी होल्डिंग 20% या उससे थोड़ी सी ज्यादा, ठीक है। तो सर मैंने इन्वेस्टमेंट की से 100 रुपए से, कितने से? 100 रुपए से, और कैश क्रेडिट कर दिया कितने से? 100 रुपए से, डन। ये इन्वेस्टमेंट बराबर है 20%, ठीक है जी। यानी उसके शेयर्स का 20% शेयर्स मैंने ले लिए, डन। अब हुआ क्या सर, थोड़े टाइम बाद सामने वाली कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, ठीक है जी। सामने वाली कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। अब प्रॉफिट उसने कमाया से मिसाल के तौर पर 40 रुपए का। बताओ 40 रुपए के प्रॉफिट में मेरा राइट कितना है? बताओ 40 रुपए के प्रॉफिट में मेरा राइट कितना है? इस 40 रुपए के प्रॉफिट में मेरा राइट कितना है? 20% का। सर तो मैं क्या अभी से इनकम बुक कर लूं दो के उसने ये इनकम कमाई है लेकिन बांट ही नहीं है अभी तक मुझे, क्या मैं उसके बांटने से पहले ही बुक कर लूं अपने पास इनकम? जी सर। मैं एंट्री क्या पास करूंगा सर? इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से? 8 रुपए से, और सर उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट यानी कि पीएनएल कितने से? 8 रुपए से, डन। अब बताओ सर, इस प्रॉफिट में से अभी तक कंपनी ने यानी सामने वाली कंपनी ने कुछ भी नहीं बांटा, कुछ भी नहीं बांटा, कुछ भी नहीं बांटा उसने, ठीक है जी। सर थोड़े टाइम बाद उसने डिविडेंड बांटा और डिविडेंड था मिसाल के तौर पर 3 रुपए का। कितने का? 3 रुपए का। मुझे 3 रुपए का डिविडेंड दिया। बताओ क्या एंट्री पास करूं जब मुझे 3 रुपए का डिविडेंड दिया? क्या एंट्री पास करूं सर? सर कैश डेबिट कितने से? 3 से। फिर
उसके बाद डिविडेंड इनकम क्रेडिट है, डिविडेंड इनकम क्रेडिट नहीं सर, डिविडेंड इनकम क्यों क्रेडिट, डिविडेंड इनकम क्यों क्रेडिट भाई, डिविडेंड इनकम क्यों क्रेडिट, तो आपने सारे का सारा प्रॉफिट तो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया अपने पास, अब आप क्या करें सर, इसी 8 रुपए में से उसने आपको 3 रुपए का डिविडेंड दिया ना, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट ऐसा। अब बताओ मेरे बच्चों, मैं आपसे ये कहूं अगर कि मेरे पास कितने रुपए का प्रॉफिट ऐसा है जो अभी तक मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया अपने पास, लेकिन एफबीआर की नजर में वो प्रॉफिट है ही नहीं। जी सर, 8 रुपए का प्रॉफिट है जो मैंने रिकॉर्ड किया है, एफबीआर की नजर में इसमें सिर्फ कितने रुपए का प्रॉफिट है, 3 रुपए का। 5 रुपए का प्रॉफिट नहीं है, 5 रुपए का प्रॉफिट नहीं है ऐसा। अब मेरा एक सवाल है, एफबीआर इस पे टैक्स काटेगा जब ये मुझे डिविडेंड के फॉर्म में मिलेगा, है एफबीआर इस पे टैक्स काटेगा जब मुझे डिविडेंड के फॉर्म में मिलेगा, ऐसा है। तो इसका मतलब है ये जो 5 रुपए का अमाउंट है ये या तो फ्यूचर में डिविडेंड के तौर पे मिलेगा, या अगर मैंने इन एसेट्स को इसको बेच दिया, मैंने इस इन्वेस्टमेंट को मैंने बेच दिया, तो सर मुझे कैपिटल गेन की फॉर्म में मिल जाएगा। 5 रुपए की अमाउंट या तो मुझे फ्यूचर में जाके कैपिटल गेन के तौर पे मिलेगी या डिविडेंड के तौर पे मिलेगी, ऐसा। अच्छा, मेरा इरादा यह है कि मैं इंशाल्लाह ताला आगे अपनी 60% इन्वेस्टमेंट बेच दूंगा। कितनी? अपनी 60% इन्वेस्टमेंट बेच दूंगा, 60%। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अपनी 60% इन्वेस्टमेंट बेचूंगा तो सर इसका मतलब है मेरे पास, या 70% कह लो, 70% अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दूंगा, इसका मतलब है सर मेरे पास 3.5 रुपए की अमाउंट कैपिटल गेन के तौर पे रियलाइज होगी, ऐसा ऐसा सर। मुझे बताओ सर मेरे पास कितनी अमाउंट फ्यूचर में डिविडेंड के तौर पे रिसीव होगी? 1.5, ये मेरा अंदाजा है सर। डिविडेंड का टैक्स रेट अज्यूम करो 10% है, कैपिटल गेन का टैक्स रेट 15% है। आपने डेफर्ड टैक्स भी इसी रेट्स पे बनाने, डेफर्ड टैक्स भी आपने इसी रेट्स पे बनाने, आपने नॉर्मल टैक्स रेट पे नहीं बनाना। अब बताओ, मैं इस 1.5 रुपीज के एक्सपेक्टेड डिविडेंड पे जो कि मुझे फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है जी, लेकिन मैं इनकम बुक कर चुका हूं इसकी ऑलरेडी, मैं इस पर सर डेफर्ड टैक्स बुक कर लूं कितने का? 0.15 का। इस पे इस पे 0.525। तो बताओ मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक करूं सर, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट कितने से, तुम दोनों को ऐड अप करो कितना आता है? $0.675, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 0.675, ऐसा। इसका मतलब है मैंने 5 रुपए के अनरियलाइज गेन पे ये दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास कितने रुपए का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है? पहले बताओ हमारा हिस्सा कितना है प्रॉफिट में, हमारा हिस्सा कितना है प्रॉफिट में? 30,000 के 40% 12,000, ऐसा। फिर डिस्ट्रीब्यूट कितना हो चुका है? 14,000 के 40% कितना? 5600। क्या बच रहा है सर मेरे पास? बच क्या रहा है मेरे पास सर नेट? 6400। इस 6400 पे 2 हिस्से बनाने सर मैंने। वो कह रहा है हमने 40% बेचना है इसको, तो कैपिटल गेन हो जाएगा ये। 60% हमें डिविडेंड के तौर पे लेना है, तो जो कैपिटल गेन वाला रेट है वो कैपिटल गेन के हिसाब से कर दो, कितना? 17.5%, ये 12%। क्या आ रहा है देखो डेबिट टैक्स की अमाउंट,
कितना आ रहा है बेटा? 6400 के 40 448 और 460 होने ऐसा